नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे आयरलैंड में हमलावरों पर एक्शन पर। तो आयरलैंड की धरती पर हिंदुओं के खून से खेला जा रहा है और दुनिया चुप है। 40 साल के अमेजॉन कर्मचारी पर चाकू से वार, 32 साल के संतोष यादव की गाल की हड्डी तोड़ना, टैक्सी ड्राइवर पर बोतल से हमला और सबसे शर्मनाक 6 साल की मासूम बच्ची के गुप्तांग पर वार करना। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह हिंदू अस्मिता पर सीधा हमला है। हिंदू जहां जाता है वहां मेहनत और विकास लेकर जाता है, लेकिन बदले में मिल रहा है जख्म, गालियां और गो बैक के नारे। ये हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उस संस्कृति और सभ्यता पर है जो शांति और मानवता की मिसाल है। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने इसे घिनौना कहकर निंदा की है, लेकिन सवाल है क्या बयान से मासूम की पीड़ा मिटेगी, क्या टूटी हड्डियां जुड़ेगी? हकीकत यह है कि स्थानीय राजनीति में प्रवासी भारतीय बलि का बकरा बनाए जा रही है। मकान संकट, बेरोजगारी और महंगाई का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा जा रहा है। दक्षिणपंथी से लेकर वामपंथी तक सब इस आग में घी डाल रही है। अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ एडवाइजरी जारी ना करे बल्कि कूटनीतिक दबाव बनाए, अपराधियों को सजा दिलवाए और ये साफ संदेश दे कि दुनिया में कहीं भी हिंदू पर वार होगा तो जवाब मिलेगा। विदेश में बसे हिंदुओं को भी अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि सहनशीलता हमारी ताकत है लेकिन अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना हमारा धर्म। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि विदेश में हिंदू कब तक असुरक्षित रहेंगे, मासूम बच्ची के दरिंदे जेल में क्यों नहीं है, सियासत हिंदुओं को बलि का बकरा क्यों बना रही है, भारत सरकार कब कूटनीतिक दबाव बनाएगी, हिंदू समाज अब एकजुट होकर कब जवाब देगा। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हिंदू जहां जहां बसे हैं वहां अपनी मेहनत, ईमानदारी और संस्कृति से सम्मान कमाया है। लेकिन आज यूरोप के उत्तर पश्चिम में बसे आयरलैंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ भारतीयों बल्कि पूरे हिंदू सभ्यता के लिए चेतावनी है। पिछले एक महीने में डबलिन, वाटरफोर्ड, बॉलीमून, क्लोडाल्किन जैसे इलाकों में प्रवासी भारतीयों पर हमलों की बाढ़ आ गई है। 40 साल के अमेजन कर्मचारी पर चाकू से हमला, 32 साल के संतोष यादव की गाल की हड्डी तोड़ना, टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह पर बोतल से वार कर कहना अपने देश वापस जाओ और सबसे दर्दनाक 6 साल की मासूम बच्ची पर बच्चों के गिरोह द्वारा निजी अंगों पर वार करना, ये सिर्फ अपराध नहीं, ये सुनियोजित नस्लीय हिंसा है। यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं, हिंदू अस्मिता पर है। ये वार सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उस मेहनत और संस्कार पर है जो हिंदू समाज अपने साथ लेकर दुनिया में जाता है। हमारे प्रवासी भाई बहन वहां डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर बनकर देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, लेकिन बदले में मिल रहा है अपमान, हिंसा और डर का माहौल। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने इन मामलों को घिनौना कहा और भारतीय समुदाय के योगदान को असीम बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा देश के मूल्यों के खिलाफ है और आरोपियों पर सख्ती होगी। यह बयान स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल है क्या बयान से मासूम बच्ची के घाव भर जाएंगे? क्या सिर्फ निंदा से हमारी भाई बहन की टूटी हड्डियां जुड़ जाएंगी? सच्चाई यह है कि स्थानीय राजनीति में हिंदुओं को और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मकान संकट के असली दोषियों को छोड़कर आरोप प्रवासी भारतीयों पर मढ़े जा रहे हैं। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों गुट चुनावी लाभ के लिए हिंदुओं के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। याद रखिए कि आज वे आयरलैंड हैं, कल ये कहीं और भी हो सकता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 91 भारतीय छात्रों पर विदेश में हिंसक हमले हुए, जिनमें 30 की मौत हुई। सबसे ज्यादा हमले कनाडा, रूस और यूके में हुए। हिंदू जहां भी जाता है वहां विकास लेकर जाता है, नफरत नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। जो भी दुनिया के किसी कोने में हिंदू पर वार करेगा उसे यह संदेश साफ मिलना चाहिए, हिंदू सहनशील है लेकिन कमजोर नहीं। आज जरूरत है भारतीय सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी करके चुप न बैठे बल्कि कूटनीतिक दबाव बनाए, अपराधियों को सजा दिलवाए और सुनिश्चित करे कि दुनिया में कहीं भी हिंदू का अपमान ना हो
और हमारे प्रवासी भाइयों बहनों को भी सतर्क रहना होगा। याद रखिए, हिंदू संस्कृति का मतलब सिर्फ सहिष्णुता नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ दवे जी आपसे ही करना चाहूंगी। आप भी समझ रहे होंगे आयरलैंड में जिस तरीके से भारतीयों पर हमला किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, 6 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया जाता है, किस तरीके से आप इस स्तर को देखते हैं? किस कूटनीति की विफलता आप इसको मानते हैं? क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? जी नमस्कार शिवांगी जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भारतीयों पर जो हो रहा है इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। ये ऐसा नहीं है कि बस अभी कुछ शुरू हुआ है। जब 9/11 की घटना होती है यूएस में, उसके बाद आयरलैंड में जो हमारे सिख भाई हैं, सिख समुदाय हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में हमले हो जाते हैं। और यहाँ तक कि होता है कि जो सिख समुदाय के हमारे सिख भाई हैं, इनको पगड़ी तक उतारने तक मजबूर होना पड़ा। एक बहुत प्रचलित एक घटना हुई जिसमें सविता हल्पनावर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आयरलैंड एक कैथोलिक राष्ट्र है और वहाँ पे एंटी अबॉर्शन रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसके वजह से चिकित्सा सुविधा से वो वंचित रही और एक तरह से मानवाधिकार का भी उल्लंघन हुआ। लेकिन इसके अलावा यूएस में भी 80s में डॉट बस्टर्स मूवमेंट चला था। डॉट बस्टर्स मूवमेंट यानी क्या? डॉट मतलब कि बिंदी। तो जो भारतीय हिंदू महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं उनके विरुद्ध उसमें डॉट बस्टर्स मूवमेंट करके हुआ था। फिजी में भी बहुत तरह से हुआ, मलेशिया, मतलब ऐसा नहीं है कि विश्व का कोई भी देश बाकी रहा हो जहां पे भारतीय मूल और विशेषकर हिंदुओं पे ना हुआ हो। पहले जहां विदेशों में भारतीयों के मुद्दे को अनदेखा किया जाता था शिवांगी जी, आज भारत हर हमले का सख्त जवाब देता है। और मैं आपके दर्शकों को एक और चीज बताना चाहता हूं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं कि हम चुप रहें। जो हमारे साथ है उसका सम्मान हो और जो हमारे खिलाफ है उसका विरोध होता है। और ये चीज अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया डे ये जो मनाया जाता है आयरलैंड में 2015 से, आयरलैंड सरकार और भारतीय समुदाय के सहयोग से आयोजित होता रहा है। और ये दोनों देशों की, भारत और आयरलैंड, इसकी मित्रता और सांस्कृतिक सेतु का भी प्रतीक है। तो ये पहली बार हो रहा है कि इसका जो आयोजन है ये स्थगित कर दिया गया। और ये न केवल भारतीय समुदाय के लिए बल्कि भारत आयरलैंड का जो द्विपक्षीय संबंध है उसके लिए भी एक संदेश जो है वो बहुत कड़ा जाता है। और इसकी गंभीरता देखिए कि ये जो भी घटनाएं हुई उसके बाद आयरलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं शिवांगी जी, सिमोन हैरिस, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से इसकी कड़ी निंदा की है। और विदेश मंत्रालय को मैं समझता हूं कि आयरलैंड से औपचारिक एक सुरक्षा गारंटी और आने वाले दिनों में जो दोषी हैं इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग भी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से सिद्धार्थ दवे जी ने भी कहा है कि पहली दफा नहीं है जब भारतीयों पर इस तरीके के हमले हुए हैं, इससे पहले भी कई सालों से इस तरीके की जो है वारदातें सामने आती रही हैं। कई बार भारतीयों पर, हिंदुओं पर हमले हुए हैं, लेकिन जो हिंदू धर्मावलंबियों पर जो हमले होते हैं कहीं ना कहीं पूरी हिंदू आस्था पर ये चोट है। इसका उत्तर हमें किस तरीके से देना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अरुण कृष्णा जी, आपसे समझना चाहूंगी। शिवांगी जी, आप देखेंगे ये एक पैटर्न है पूरी दुनिया में, जहां पर हिंदुओं का जो बौद्धिक स्तर है, उनकी जो उन्नति का स्तर है, वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पूरी दुनिया जानती है कि जहां पर भी हिंदू समाज पहुंचता है वहां पर एक जो सबसे बड़े पद हैं पूरे विश्व में, वहां पर हिंदू बैठा हुआ है। उसने अपनी छाप छोड़ी है अपने धर्म की और अपने बौद्धिक क्षमता की। समस्या हिंदुओं में एक है, हिंदुओं के अंदर सुरक्षा
कवच, एक ऐसा मैकेनिज्म हिंदुओं के बीच में नहीं है जहां पर हिंदुओं के अंदर एकजुटता हो। वो चाहे किसी देश में 20,000 हिंदू हो, वो चाहे भारत जैसी भूमि में 100 करोड़ हिंदू हो। हिंदू की सबसे बड़ी कमी है कि उनके बीच में छितराव है। वो कहीं पर भी रहते हैं, एक यूनिटी की तरह नहीं रहते। जिस दिन हिंदुओं के अंदर एक यूनिटी, एक सामूहिक रूप से साथ रहने की कला आ जाएगी, वो जानेंगे कि ये हिंदू जो मेरा पड़ोसी है, ये कोई और नहीं है, मेरा भाई है। इसकी सुरक्षा का मतलब है मेरी स्वयं की सुरक्षा। ये अभाव हिंदुओं के अंदर सुरक्षा दृष्टि से, आप विश्व के किसी कोने में जाइए, हिंदुओं के साथ समस्या है कि वो कभी भी पड़ोसी के साथ खड़े नहीं मिलते। भारत के अंदर देख लीजिए आप, अभी मैंने एक डेटा देखा कि दुबई जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न स्टेट के अंदर 3200 लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया। बिल्कुल। उसके अंदर कुछ हिंदू भी हैं। तो हिंदुओं के अंदर केवल ये है, जो उनके अंदर प्रशंसनीय है वो ये है कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, वो दुनिया के सर्वोत्तम पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, एकजुटता की आती है और हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता आती है, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कट्टरता। जब भी मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि जी अगर आप भी कट्टर बनोगे, आप धर्माचार्य होकर हिंदू को कट्टर होने का सुझाव देते हैं, तो आप और इस्लाम में क्या अंतर होगा? तो मैंने उनको एक सीधी सवाल उत्तर दिया कि जब इस्लामिक व्यक्ति कट्टर होता है, ईसाई कट्टर होता है, तो दूसरों को मारता है। जब हिंदू कट्टर होता है तो केवल अपनी सुरक्षा करता है। बिल्कुल। तो ये एकजुटता का अभाव हिंदुओं के अंदर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। 10 अच्छाइयां हिंदुओं में, लेकिन हिंदू में सबसे बड़ी कमी है, बटे हुए हैं। वो चाहे 20,000 की संख्या में, चाहे 1 लाख की या 100 करोड़ की, हिंदू कभी एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ दिखता नहीं है। ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई संगठन की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई संगठन, क्या कमी आप मानते हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हमें नजर नहीं आता है, हिंदू में एकता नहीं है। क्या कमी आप मानते हैं कि हिंदू एकजुट नजर नहीं आता है, हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है? क्या कमी आपको लगती है? मान्यताएं हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। मान्यताएं, हर हिंदू की अपनी अलग मान्यताएं हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा, आर्थिक रूप से जब आप मजबूत होते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक अहंकार भी आता है। सबको लगता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं। जो ये श्रेष्ठता का भाव है हिंदुओं के अंदर कि मैं आर्थिक रूप से उससे मजबूत हूं, मैं पद के रूप से उससे मजबूत हूं। जब ये आप, और मान्यताएं, मैं किसी और बात को मानता हूं, मैं उसी धर्म में किसी और चीज को मानता हूं, मेरी परंपरा, मेरी मान्यता कुछ और है। ये परंपराएं, मान्यताएं, जातिवाद और आर्थिक अहंकार भी कभी कभी हिंदुओं में आता है कि मैं उससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों मिलूं, मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूं। इस तरह के कई भाव हिंदुओं के अंदर होते हैं। वो जगह और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन जो मूल कारण हिंदुओं के अलगाव का वो ये है कि ये सब बटे हुए हैं, मान्यताओं में, आर्थिक स्थिति में, जातिवाद में। और यह बात भी सत्य है कि कोई ऐसी संगठन नहीं है पूरे विश्व में जहां पर बोल सके कि हाँ, हिंदू यदि इस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो एक साथ दिखेगा। वो हमारे बीच में अभाव है। और भारत में भी दिखता होगा आपको कि हमारे देश में अभी परसों ही नूह के अंदर एक कोई मुस्लिम गाड़ी पार करके खड़ा था। एक हिंदू ने बोला भाई गाड़ी हटा ले यहां से। इतनी सी बात पे गाड़ी हटा लो, हमारी गाड़ी निकल जान दो। पथराव कर दिया, 10 हिंदू घायल हो गए। आप समझ रहे हैं? ये नूह की घटना है, ये कल की घटना है। तो ये जो हिंदुओं के अंदर एकजुटता का अभाव है, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, जो जातिवाद हो, आर्थिक स्थिति हो, या कोई ऐसा संगठन काम ही नहीं कर रहा जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से कृष्णा जी बात करें कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकजुटता नहीं है, क्या आप इसको वजह मानते हैं जिस तरीके से विदेशों में भारतीय असुरक्षित नजर आते हैं, उन पर हमला किए जाते हैं? क्या ये वजह है क्योंकि हिंदुओं में एकता देखने को नहीं मिलती है? आपका विश्लेषण क्या कहता है सिद्धार्थ जी? जी देखिए, ये बात सही है। और इसमें इसका समाधान क्या है और आगे की राह क्या होगी? अगर दर्शक गूगल सर्च करेंगे, मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था डेली गार्डियन में। अगर आप गूगल में डालेंगे डेली गार्डियन न्यूज़पेपर और सिद्धार्थ दवे और सनातन कन्फेडरेशन, ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है शिवांगी जी, सनातन कन्फेडरेशन, तो वहां पे मैंने इस बात को उजागर किया था कि क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि हम सनातन धर्म, सनातन एक कन्फेडरेशन जो कि राष्ट्रों का समूह हो, जैसे अभी G7 कंट्रीज हैं, ब्रिक कंट्रीज हैं, क्वाड नेशंस हैं, तो क्यों ना ऐसा हो जिसमें जो सनातन कन्फेडरेशन है, इसमें मॉरिशस है, भारत है, नेपाल है, गयाना है, श्रीलंका है, जापान है,
ये सारे के सारे धर्म और धम्म, तो इन सब को लेकर, और जहां जहां पे भी भारतीय प्रिडोमिनेंट हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, ऐसे कंट्रीज जो है वो उनका एक रिप्रेजेंटेशनल एक हो सकता है, तो ये गवर्नमेंटल बॉडी बननी चाहिए। ये एक नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी न होकर, जिस तरह से ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जो उन लोगों का जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, देश हैं, इन लोगों ने एक बनाया है, तो क्यों ना ऐसा हो कि जितनी भी सरकारें हैं, जैसे मैंने जो देशों के नाम बताए, और इन देशों की आप जनसंख्या देखेंगे, इसमें धर्म धम्म, इसमें आप मैं तो कहता हूं बुद्धिस्ट को भी जोड़ लीजिए, तो ये डेमोग्राफिकली वी आर ऑलमोस्ट सेकंड इन नंबर। तो ये हुई एक बात, इसका एक सुझाव है मेरी तरफ से। दूसरा कि भारत को अपनी जो डायस्पोरा सुरक्षा नीति है उसको और मजबूत करना होगा। हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी, ये एक स्लोगन, हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी, भारतीय मूल के लोग भारत की जिम्मेदारी, ये सिद्धांत पे चलना होगा। और आपकी बात, आपका प्रश्न बहुत सही है, और जो मेरे साथ में हैं इन्होंने भी सही बात बताई, आचार्य जी ने भी, कि भारतीय समुदाय को संगठित रहकर अपने सांस्कृतिक आयोजनों को जारी रखना होगा, क्योंकि वही उसका एक सॉफ्ट पावर है। और देखिए, बहुत परिवर्तन भी आया है पिछले कुछ समय में। हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पे जो जितने भी सनातनी हैं उनका जो एक वो संगठित अब हो रहे हैं, और ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से जो भारत की नियति है, और उसमें भी जो भारतीयों की नियति है, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो स्वतः एक हो रहा है मूवमेंट, जिसमें आपने जिस तरह से इस विषय को एक डिबेट में लाए, सुदर्शन न्यूज चैनल इस डिबेट, इसको लेकर डिबेट में आया, तो जितने लोग सुनेंगे उन तक ये जानकारी जाएगी, उनको ये ध्यान में आएगा कि एक देश है आयरलैंड, जहां पे एक समय में उनका पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर, जो कि भारतीय मूल के रहे हैं, उनके पिताजी खुद मुंबई से रहे हैं, वहां पे जो टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री, वो खुद आयरलैंड के रहे हैं। रीटा फारिया, जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रही हैं, वो उन्होंने लेटर ऑन शी सेटल डाउन इन आयरलैंड। तो एक ऐसा देश जिसमें भारतीयों का योगदान बहुत बड़ा रहा है, तो ऐसे देशों के बारे में जब हमारे ही लोगों पर जिस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, दिस इज मार्टिन लूथर किंग तो कह गए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन एनीवेयर इज थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर। बट अभी के जो हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो भारत में बैठे हैं, वो सभी के सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। तो आपको साधुवाद है, सुदर्शन न्यूज को साधुवाद है कि वो एटलीस्ट इस विषय को उजागर कर रहा है, इस विषय को जो बहुधा समाज वहां तक पहुंचा रहा है। तो ऐसे ही करके समाज जो है वो संगठित होता है, ताकि आप आवाज उठाते हैं, आप उसका स्वर बनते हैं। तो ये एक बात है जिसके लिए मैं आपकी चैनल को और शिवांगी जी आपको भी साधुवाद देना चाहूंगा। हम एटलीस्ट इसके बारे में बात तो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। संजीव जी, देखिए, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बन चुका है, उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें आना जो हर किसी को हैरान कर देती है। और ये सिर्फ आयरलैंड की ही बात नहीं है, ऐसे कई देश हैं जहां पर भारतीयों के साथ इस तरीके का बर्ताव जो है वो किया जाता है। क्या वजह मानते हैं, जहां हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हुए हैं, फिर भी हम असुरक्षित हैं दूसरे देशों में? संजीव जी। देखिए शिवांगी जी, भारत जिस तरीके से लगातार उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से अग्रसर है, भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता जा रहा है, अपना स्थान और मजबूत करता जा रहा है। और भारत आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जिस तरीके से शेप करने के लिए अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, अपनी प्रोएक्टिव लीडरशिप को दिखाता है, उसको विश्व के जो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं और कई ऐसे डीप स्टेट एलिमेंट्स भी हैं कि जो कि इसे पचा नहीं पा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के उत्थान और विकास को रोकने के लिए गहरी साजिश चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके की जो अतिवादी घटनाएं, आतंकवादी साजिशें भारत के प्रगति और उत्थान को और विकास को रोकने की रणनीति का ही
जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी साजिश है, और इसको लेकर के हमें लगातार आगाह रहने की आवश्यकता है। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद हो या अतिवाद हो, इस तरीके का जो इस तरीके की रेसिस्ट टेंडेंसीज हो, सभी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्रवाई करने में विश्वास रखता है। और हम ऐसे सभी राष्ट्रों को जहां कहीं भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, ब्रिटेन हो, आयरलैंड हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या अन्य कोई जगह हो, सभी उन राष्ट्रों के साथ भारत सीधी सीधी अपील लगातार करता है कि ऐसे राष्ट्र की सरकारों को इस तरीके की घटनाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखानी होगी, और इस तरीके की घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच रखना होगा। यही कारण था कि हमने कनाडा को लगातार डे वन से, जब से ये खालिस्तान समर्थक जो आतंकी वहां पर एक्टिव होने शुरू हुए, तो भारत ने तभी से लगातार जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बताया था। और ये उनका दुर्भाग्य है कनाडा का, मैं कहूंगा कि वहां पर जस्टिन ट्रूडो जैसा एक नेता था जो कि भारत की बातों को न समझ करके भारत के ऊपर ही उसने आरोप लगा दिए थे। और अब तो वो सरकार चली गई है, खैर नई सरकार आई है, उसके साथ भी हमारा, कार्नेगी सरकार के साथ भी यही अनुरोध है कि वो आतिवादियों पर लगाम लगाए। और जब आयरलैंड में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं, तो आयरलैंड की सरकार को भी भारत की सरकार का यही अनुरोध होगा कि वो वहां की जो सरकार है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाए। अच्छा ये है कि आज हमने देखा है कि आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के संदर्भ में बड़ा ही सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जो लोग हैं वो आयरलैंड के लिए इमेजरेबल बेनिफिट्स लेकर के आते हैं, और भारत के लोगों का जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो हार्ड वर्क है, जो संकल्प है, वो किसी भी राष्ट्र के लिए एसेट साबित होता रहा है। अमेरिका में आप देखिए तो सिलिकॉन वैली हो, वहां का मेडिकल सेक्टर हो, वहां के सभी की सेक्टर्स हो, यहां तक कि राजनीति में भी उपराष्ट्रपति पद तक अमेरिका में भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस पहुंची थी। अभी भी आप देखिए तो अमेरिका में बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो कि टॉप पोजीशंस को वो ऑक्युपाई किए हुए हैं, लीड कर रहे हैं, अमेरिका के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। उसी तरीके से यूरोप में भी और आयरलैंड में भी अनेक जो भारतीय हैं, जैसा कि अभी सिद्धार्थ साहब ने बताया कि कई ऐसे जो लोग हैं वहां से जुड़े रहे हैं, वहां के मूल के रहे हैं, और उन्होंने भारत में अपना योगदान दिया है, और फिर वहां आयरलैंड में जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो लोगों की जो टैलेंट स्किल्स है, जो उनकी जो एक प्रोएक्टिव लीडरशिप है, उसको कई ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो पचा नहीं पाते हैं। अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, ये सभी भारत के उत्थान और विकास को रोकने की साजिशें लगातार करते हैं, और इसी साजिश के तहत इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि भारत के उत्थान और विकास को रोका नहीं जा सकता है। भारत विकसित भारत बन करके रहेगा, ये संकल्प पूरे भारत का है, पूरे भारतवर्ष का ये संकल्प है कि हम भारत को उस स्थान पर ले जाएंगे जहां पर वो होने के लिए डिजर्व करता है। इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस जो भारत का स्थान है वो उसे मिलना चाहिए, और वो स्थान भारत को मिल करके रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है। अरुण कृष्णा जी, आपसे भी मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वजह ये आप मानते हैं, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, कि बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, चाहे वो हम अपने भारत की ही बात कर लें या फिर भारत से बाहर अन्य कई देशों की हम बात कर लें, वहां पर भी हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, क्या आप वजह मानते हैं? और एक और सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जब हमारे जो भारतीय हम लोग हैं, अगर हम देश से बाहर जा रहे हैं, तो क्या हमें अपनी धार्मिक पहचान और हमारी जो पहचान है उसको मूल रूप से अब और अच्छे से उजागर करना चाहिए? क्या आपकी सलाह रहेगी इसको लेकर? कृष्णा जी। शिवांगी जी, दोनों पैनलिस्ट ने बहुत उत्तम बात बोली, और ये सारी चीजें हैं जो हमें पूरी दुनिया में महान बनाती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं न तो धर्म उपसंहारम धर्म फल सहीनतम तदैव फलमन वेति धर्मश्चैव धर्मनाशना। जहां पर धर्म की उपस्थिति नहीं होती वहां अधर्म का आरंभ हो जाता है। मैंने जैसा पहले बोला कि हमारे
हिंदू धर्म का जो हिंदुओं का जो बौद्धिक स्तर है वो इतना ऊंचा है, वो केवल भारत का कल्याण नहीं कर रहे, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। विश्व के विकास में, उनके औद्योगिक विकास में, उनके कृषि विकास में, उनके आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सबके विकास में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, मानती है और उसका लोहा जानती है कि भारत का व्यक्ति जो हमारे देश में आएगा तो वो कितना प्रोडक्टिव होगा हमारे देश के लिए। ना पत्थर मारेगा, ना जलाएगा कुछ, ना फूंकेगा, केवल प्रोडक्टिव काम करेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, हिंदू धर्म में क्या है, ये बिल्कुल आप इसको उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके असफलता का केवल एक कारण था, सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। ये जो अलग अलग लड़ने की जो प्रथा हमारे हिंदुओं में है, बिल्कुल सही कहा हमारे सिद्धार्थ जी ने। एक सनातन बोर्ड, विश्व सनातन बोर्ड का एक निर्माण होना चाहिए, उसका नाम हो विश्व सनातन बोर्ड, और उसके नीचे सभी विश्व के एक एक देश के अंदर वहां का एक मुखिया हो और उसकी बाकायदा उसका एक संगोष्ठी हो, उसका सम्मेलन हो, उसकी मीटिंग हो, हर छोटे इशू को इतना बड़ा बना के, किसी छोटी घटना को छोटा बोल के उसको टालना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं भारत सरकार के बारे में बात बोलूंगा। हमारे जो वर्तमान सरकार है, हम उसको बहुत प्रशंसा करते हैं और हम आज बड़े जो गर्व से कहते हैं कि गर्व से कहो हम सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। ये आत्मविश्वास का भाव हमारी वर्तमान सरकार से आया है, लेकिन फिर भी आज भी भारत सरकार कुछ निर्णय लेने के लिए बहुत ही बचाव मुद्रा में नजर आती है। जब हमने सनातन बोर्ड की मांग करी भारत के अंदर, हम खुद उसमें सम्मिलित थे, तो उस सनातन बोर्ड को टाल दिया गया। अब अगर भारत सरकार चाहती है कि पूरी, देखिए, कभी भी कोई भी स्थिति, कोई भी सुरक्षा वर्तमान के लिए नहीं होती है, सुरक्षा आने वाले कल को देख के भी की जाती है कि आज अगर हिंदू हो सकता है किसी एक पार्टी और दल के कारण सुरक्षित महसूस कर रहा हो देश के किसी कोने में, लेकिन हिंदुओं की स्थिति 50 वर्ष बाद कैसी होगी? हिंदुओं का ऐसा क्या संगठन है कि कहीं पर भी हिंदू पे किसी तरह का इस तरह का चोट होगा, उस पर हमला होगा, उसके मौलिक अधिकार छीने जाएंगे? तो ऐसी क्या संस्था है जो खड़ी होकर बोलेगी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे? जैसे मुसलमानों का ये OIC है, ठीक है, ये बात अलग है कि इजराइल ने सबको अकेले ही रगड़ रखा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन फिर भी हमारा संगठन ऐसा होना चाहिए। एक इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में जो ये काम कर रहा है किसी तरह से हिंदू ताकत को डिसमेंटल करने के लिए, और इसके पीछे इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ है और कहीं ना कहीं ईसाईकरण का बहुत बड़ा हाथ है। जब कोई शक्ति बड़ी तेजी से ऊपर उभरती है तो उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए, उसको कैसे निर्बल किया जाए, उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। मेरा हमेशा हिंदू से अनुरोध है कि अपनी परंपराएं, अपने पर्व, अपना टीका, अपना चंदन, अपनी जड़ें वो दुनिया के किसी कोने में ना भूले और पड़ोसी को समझे। अगर वो किसी देश में मात्र 10,000 की संख्या में भी है तो 10,000 की एक आवाज होनी चाहिए। उस संगठन का एक मालिक हो जो सबको लीड करे, ताकि अगर किसी पे एक छोटी सी भी चोट हो तो उसका जवाब बहुत ही मजबूती से वो लोग भी दे उस संगठन के, उस देश के, और भारत सरकार भी जैसे रिएक्ट कर रही है ऐसे रिएक्ट करे। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। सिद्धार्थ जी, देखिए शिवांगी जी, आपने जो प्रश्न किया कि जो भारतीय विदेश में जाके बस रहे हैं तो क्या होना चाहिए अप्रोच। देखिए, आप कोई भी पौधा, उसको जब आप एक जमीन से निकालते जहां पे वो पैदा हुआ है, जहां पे उसका उद्भव हुआ है, और जब आप उसको दूसरी जमीन पे लगाते हैं तो पेस्ट का अटैक बहुत नॉर्मल है। पेस्ट यानी कि उसको हिंदी में क्या कहेंगे, कीटनाशक। कीट जो है वो उसके ऊपर अटैक करती है। तो वो प्लांट जो है, वो पौधा कब बचा रह सकता है? अगर उसने अपनी जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर लिया है और वो भूमि से उनकी जो जड़ों के साथ जुड़ गया है। तो वो नई भूमि है, किंतु जो उसकी जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी, यहाँ पे जड़ों से क्या है, जैसे कि अरुण कृष्ण जी बता रहे थे कि जो पर्व है, जो संस्कार है, संस्कृति है, जो हमारे जो भी रीत रिवाज हैं और ट्रेडिशंस हैं, उनको जब आप पकड़ के रखेंगे, यू वुड फील प्राउड अबाउट योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस। तो जिस कम्युनिटी में आप गए हैं वहां पे एक एकाकार हो जाएंगे आप। वहां पे जो ऑलरेडी भारतीय रह रहे हैं उनके साथ आप एक जुड़ने का भाव होगा। क्यों होता है कि अगर आप देखेंगे कि US में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग इसमें स्वामीनारायण संप्रदाय है, इसमें कहीं पे इस्कॉन है, कहीं पे गायत्री परिवार है, तो ये सब अलग अलग हैं। किंतु जब आप एक
पोर्ट्रे करते हैं अपनी अपने ट्रेडिशंस को, तो बाकी सब लोगों में भी आप जो हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें आप इजीली एसिमिलेट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। संजीव जी, क्या कहेंगे, ये जो घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमें याद नहीं दिलाती हैं कि हमें ग्लोबल सॉफ्ट बनने की बजाय हमें ग्लोबल स्ट्रांग भी हमें बनना चाहिए? संजीव जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपने अच्छा प्रश्न किया है, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो विश्व में जो स्थान है और भारत की जो वैश्विक मामलों में जो भूमिका है, वो अभी अपने पूरी पराकाष्ठा के साथ आना बाकी है। अभी इसकी हम एक तरह से शुरुआत मात्र कर रहे हैं, और उसमें देरी हुई है। और जाहिर है कि जो स्वतंत्र भारत के बाद जो पिछली सरकारें हैं, उनकी जो एक अदूरदर्शी और पाखंडी, मैं अवश्य कहूंगा, नीतियों की वजह से भारत का जो वैश्विक जो उत्थान है, जो भारत की वैश्विक भूमिका है, उसको ठीक तरीके से सामने रखा नहीं गया। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, और भारत की जो एक बहुत ही संपन्न और बहुत ही ज्यादा मजबूत सांस्कृतिक विरासत है, उसका जो स्वरूप है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। स्वामी विवेकानंद ने जिस कार्य की शुरुआत की थी, वो कार्य कहीं अधूरा छूट गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ चुका है आज के इस नए भारत में, जबकि हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो अपनी जड़ों को उसने पहचान लिया है, वो जड़ें अब वो जमना शुरू हुई हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के अंदर इतनी बड़े विजडम है, इतनी बड़ी सोच है, और भारत का जो विश्व गुरु का जो स्थान है, वो निसंदेह भारत हासिल करेगा। हम विकसित भारत तो बनेंगे ही, साथ ही साथ हम विश्व गुरु भी बनेंगे, और विश्व को हम पहले भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। सनातन काल से हमारा जो मार्गदर्शन है पूरे विश्व को जाता रहा है, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, चाहे वो अतिथि देवो भव की बात हो, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाकाव्यों में, और अनेक जो बौद्ध और जैन धर्म पद्धतियां आई, सिख जैन पद्धतियां आई, सब में जो विजडम है वो भारत की पहचान है। और वो जो भारत है वो जाहिर है कि पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। पूरी दुनिया में जैसे जैसे अस्थिरता बढ़ेगी, जैसे जैसे आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे, आतंकवादी जो शैतानी जो ताकतें हैं, आसुरी जो शक्तियां हैं, जैसे जैसे अपना वो साजिशें रचेंगी, वैसे वैसे भारत का जो प्रभाव है, जो भारत का जो महत्व है, वो और अधिक बढ़ेगा, और अधिक गहरा। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। जी देखिए, इसका समाधान और रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इस पे मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, त्रिस्तरीय समाधान इसका होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर एक सेल्फ प्रोटेक्शन और अवेयरनेस, सतर्कता, सुरक्षा नेटवर्क और कानूनी ज्ञान। आप जिस भी देश में हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं, वहां के आपके नागरिक अधिकार क्या है, उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर तो शिवांगी जी, यूनिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स, जो भी इंडियन कम्युनिटी है उनका एक एसोसिएशन होना चाहिए, सांस्कृतिक जुड़ाव होना चाहिए, और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहां के लोग भी करें, भारतीय स्तर पे भी हो और वहां पे भी हो। तीसरा और बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कूटनीतिक और नीतिगत स्तर पर एंगेज एंड इन्फ्लुएंस। तो देखिए, दूतावास से सक्रिय संवाद तो वो तो है ही है, किंतु जो भी भारतीय हैं जो वहां पे जा रहे हैं, बस रहे हैं, उनका लोकल लीडरशिप में भी भागीदारी, दे शुड बी एक्टिव इन लोकल पॉलिटिक्स एज वेल। वहां की मीडिया में उनको एक लोकल एक पार्टिसिपेशन, राजनीतिक स्तर पे, प्रशासन में, मीडिया में एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बनना वो आवश्यक होगा। तो मेरी तरफ से मैं ये कह रहा था कि एक त्रिस्तरीय समाधान, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे, और दूसरा एक पॉलिसी लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे, जिसमें एंगेज और इन्फ्लुएंस, ये 3 स्तर पे होगा तो भविष्य में, और जिस तरह से भारत का उदय हो रहा है, भारत एक विश्व गुरु और विश्व बंधुत्व की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक ऐसा वातावरण का निर्माण होगा जिसमें भारत और भारतीय सब जगह पे प्रोग्रेस और उसी की बात करते हैं, ऐसा प्रदर्शित होगा। चलिए कृष्णा जी, आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप प्रवासी समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सनातन का ये मूल मंत्र रहा है, अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। ये अच्छी बात है और हमें मानना भी चाहिए कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन ये दुनिया ना
ये आपको निर्णय लेना है हिंदुओं को कि आप भेड़ हो या भेड़िया। यदि आप भेड़ का जीवन जियोगे तो हर चौराहे पे एक भेड़िया बैठा आपको खाने के लिए। और हिंदुओं के अंदर मेरा यह आह्वान है विश्व के सभी हिंदुओं से कि अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से केवल पैसा कमाने की मशीन मत बनाइए, केवल बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कीजिए। अपने अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति कट्टरता लाइए। आपकी भुजाएं मजबूत हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो, आपके हुए एक एक आक्रमण के ऊपर दुनिया में किसी कोने पे हो, आप उसका मजबूती सामना करो और अपने पड़ोसी से जुड़ो। क्योंकि यदि आप आज किसी बुरे स्थिति में अपने पड़ोसी हिंदू के साथ खड़े हो गए तो कल वो भी आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि आपको निर्णय लेना है कि आप भेड़िए हो या भेड़। भेड़िए बन के जियोगे तो भेड़ आपको खा जाएगा। बिल्कुल कृष्णा जी, और यहाँ पर हिंदुओं को सतर्क भी बेहद रहना पड़ेगा। फिलहाल समय का अभाव है और आज की इस डिबेट को हम यहीं पर रोकेंगे। संजीव जी और सिद्धार्थ जी, अरुण, कृष्णा जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदेश से और आयरलैंड से जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया है। विदेश में बसे हिंदुओं को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि सहनशीलता हमारी ताकत है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना हमारा धर्म भी है। आज हमने अपने प्रोग्राम में तमाम चर्चा की। हमारे साथ जो पैनलिस्ट था, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर हम कब तक असुरक्षित रहेंगे। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके का दुराचार हमने देखा है आयरलैंड में, उस पर हमें आवाज उठानी पड़ेगी और कूटनीतिक दबाव भी यहां पर भारत सरकार को बनाना होगा और हिंदू समाज को भी एकजुट होकर अब सभी को जवाब देना होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और जवाब तो चाहिए मैं आज इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।